हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा है कि आज हम स्वरों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आशा करते हैं ऐसी जानकारी आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। विस्तृत जानकारी है। स्वरों से बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में, तो इसी के लिए हमने इसको एकत्रित किया है। तो आज हम स्वरों की जानकारी दे देते हैं। अगली क्लासों में आपको व्यंजन वगैरह यानी व्याकरण से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम थोड़ी जो बेसिक जानकारी सभी को मालूम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी कि हमारे पास हिंदी में बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण भी किया गया है, और किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है तो आज हम इन सभी को पढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको वहाँ 4 आंसर लगाना है। लेकिन यदि 4 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 11, 12, 13, 14 है, तो आप वहाँ पर 11 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक भ्रांति और भी है, एक प्रकार का क्वेश्चन और भी बनता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कई बार ऑप्शन में 4 नहीं होता है, उस समय 11, 12, 13, 14 ऑप्शन में होने पर आप कितना लगाएंगे? 11 आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर आपसे कुल स्वर पूछे जाते हैं तो कुल स्वरों की संख्या आपको हमेशा 11 लगानी है। 13 का जो अभी फंडा चल रहा था सभी लोगों में, उससे आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। आप 11 लगाओगे, 11 ही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको संजोया है। अगर 5-10 मिनट आप हमारे साथ रहते हो तो एकदम सभी को क्लियर हो जाएगा कि बनावट के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो देखिए, बनावट के आधार पर स्वर तो हमारे 11 ही होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? एक है मूल स्वर और दूसरा कहलाता है संधि स्वर। कौन कौन से हैं? पहला मूल स्वर है और दूसरे संधि स्वर हैं। देखिए, परिभाषाएं चूंकि हमने इसमें नहीं रखी हैं तो हम परिभाषाएं बोलते जाएंगे। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो परिभाषाओं से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर क्या होते हैं? देखिए, मूल स्वर वे स्वर हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। जिनका खंडन नहीं किया जा सकता यानी जिनके खंड खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो कभी कभी एक प्रश्न और बन करके आ जाता है कि बताइए निम्न में से अखंडनीय ध्वनि या आखंड ध्वनि कौन सी हैं? तो यही आखंड ध्वनि भी कहलाती हैं। ठीक है, इसमें आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री शामिल होते हैं, यानी ये टोटल 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है संधि स्वर। तो संधि स्वर अगर आप 11 ले रहे हैं, बनावट के आधार पर 11 हैं, तो 4 यदि इधर आ गए हैं तो बाकी के 7 इधर आने वाले हैं। इधर संधि स्वर में कौन कौन से आने वाले हैं? जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, संधि स्वर इनको क्यों कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको संधि के द्वारा बनाया गया हो उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। तो इनको संधि के द्वारा बनाया गया है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संधि स्वरों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। कौन कौन से? तो देखिए, संधि स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है दीर्घ स्वर, और इसी दीर्घ स्वरों को साथ ही साथ में सजातीय स्वर का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, दोनों की परिभाषाएं हम बताएंगे। दीर्घ स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनकी मात्राएं दीर्घ होती हैं। ठीक है, या उनका उच्चारण जो है वो लघु स्वरों से अधिक होता है। सजातीय स्वर कौन से हैं? तो बेटा, सजातीय स्वर वो होते हैं जो एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने हों। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो सा, और फिर लिखा है जातीय, मतलब एक ही जाति के या समान जाति के स्वरों से बने हुए दूसरे स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ पर बना करके आपको दिखाया भी है। इसके बाद दूसरा है संयुक्त स्वर। तो इन जो संयुक्त स्वर होते हैं इनको हम विजातीय स्वरों के नाम से भी जानते हैं, और संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग जातियों के स्वरों से बनाए जाते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिख रहे होंगे कि किसको किन स्वरों के माध्यम से बनाया गया है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। और हम इसको ऐसा कर दे रहे हैं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं
और आगे आप देखेंगे तो अभी हम आपको प्रश्न भी कराने वाले हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आप लोगों को लगते हैं वो हम प्रश्न भी यहाँ पर कराएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि दूसरा वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। तो मात्राओं के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में इनको बांटा जाता है, ठीक है। अगर मूल रूप से कहा जाए तो केवल 2 भागों में। इनको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं और लघु स्वर भी कह सकते हैं, जो हमारे ये 4 होते हैं, ठीक है। दूसरे, अच्छा, मात्रा के आधार पर कैसे, कि जिनकी एक मात्रा होती है या जिनका उच्चारण करते समय हमें एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। दीर्घ मात्रा या गुरु स्वर, तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर हम उन स्वरों को कहते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में कितनी मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय लगता है बेटा, उन्हें हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक हमारे प्लुत स्वर भी होते हैं, ठीक है। तो प्लुत स्वर किन्हें कहा जाता है, तो जिनमें 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे तो समझ लेना कि उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, या जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर के लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं और इस साइन को हम अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं। किसका चिन्ह बोलते हैं, अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर छंदों में हम इसकी बात करें तो छंदों में इस तरीके के साइन को हम एक वर्तुल रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए ये 2 प्रश्न हैं, 2 क्या 3 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपको इनमें से दीर्घ स्वर बताना है, क्या बड़ा आ है, अय है, ओ है और औ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है बेटा, वो होने वाला है आपका ए नंबर। अब क्यों होने वाला है, हम इसको एक बार दोबारा दोहराना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने दीर्घ स्वरों में आपको इतने यानी कि 7 स्वर पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये सब मौजूद हैं, चारों के चारों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन यहाँ पर हमने दीर्घ स्वर एको ही क्यों माना, तो देखिए अभी हम बनावट के आधार पर चूंकि पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों का वर्गीकरण हमने अलग अलग प्रकार से किया था। यानी हम कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि बनावट के आधार पर हमसे ये प्रश्न किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा आ आंसर माना है, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर के आंसर पर चलते हैं। अब आपको बताना है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार के विकल्प आपको मिलते हैं कि जिनमें 3 तो हमारे मूल स्वर होते हैं और एक हमें संयुक्त स्वर दे दिया जाता है, तो इस स्थिति में हम उस संयुक्त स्वर को भी दीर्घ स्वर मानते हैं, क्योंकि अब ये प्रश्न हमसे मात्रा के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और लिखा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको मूल स्वर भी मिल जाते हैं, दीर्घ स्वर भी मिल जाता है और संयुक्त स्वर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप विशेष तौर पर किस आंसर को सही मानेंगे, सी नंबर वाले आंसर को सही मानेंगे, ठीक है। कुछ और जानकारी है, बनावट के आधार पर स्वर 11 होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर भी 11 होते हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपके पास आता है तो आप इस स्थिति में 11 लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जिससे मैं आपको दावा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत बहुत जगह पढ़ने के बाद भी नहीं मिली होंगी। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब पढ़ लेते हैं हम छोटे आ के बारे में। तो देखिए, छोटे आ को हम शहीद वर्ण भी कहते हैं, वांग्मय का जनक भी कहते हैं। वांग्मय मतलब होता है भाषा, तो वांग्मय का जनक भी कहते हैं। साथ ही साथ वाणी का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र कहते हैं और श्रुति का प्रथमाक्षर कहते हैं, ठीक है। यानी श्रुति मतलब होता है सुनने के लिए। वर्णमाला का सुमेरु भी इसे कहा जाता है और बेटा सुमेरु का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ वर्ण, यानी छोटे आ को वर्णमाला का सर्वश्रेष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 फैक्ट आपको छोटे आ के संबंध में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है लेक्चर। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे वर्गीकरण हमारे पास रह गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल टोटल स्वरों का वर्गीकरण हमने किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल अभी जाना नहीं है। यदि आप वास्तविकता में विस्तृत ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को बराबर देखते रहें, ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे थे अभी क्या,
कि जीभ के आधार पर, तो देखिए जीभ के आधार पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो जीभ के आधार पर स्वर जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है, बताइए जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इन्होंने जीभ के जो हैं कितने भाग कर लिए, 3 भाग कर लिए। कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। मान लीजिए ये हमारी जीभ है, इसमें ये इन्होंने अग्र भाग मान लिया है, ये पश्च भाग मान लिया है, और ये इन्होंने अग्र भाग, मध्य भाग और ये पश्च भाग मान लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर मध्य स्वर याद करने की आवश्यकता है, बाकी सब याद हो जाएंगे। ठीक है, आप उच्चारण करेंगे, जीभ का यदि आगे वाला भाग एक्टिव है तो अग्र स्वर। ठीक है, और इसी का आप पता कर सकते हो। ठीक है, इसी का आप पता कर सकते हो केवल। ठीक है, जीभ में तो अग्र स्वर में हम बोलेंगे ई, बड़ी ई, ए, अय, री, यानी अग्र भाग हमारा एक्टिव रहेगा तो उन्हें हम अग्र स्वर कहेंगे। अब पश्च स्वर आपको बिल्कुल नहीं याद रखने हैं, चिंता मत करना, आपको सीधा मध्य स्वर याद कर लेना है। अब मध्य स्वर जो है ये है हमारा सर्वश्रेष्ठ वर्ण। कैसा है, सर्वश्रेष्ठ वर्ण। तो बेटा जीभ को आप जीप सीख लोगे। क्या सीख लोगे, जीप के आधार पर। तो देखिए जीप में ये आगे है, ये बैक है, पीछे है, और ये क्या है, मध्य है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ वर्ण कहाँ रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा आपका मध्य में। तो आप जो अग्रवर्ण हैं यानी जो अग्र स्वर हैं इनका पता कर सकते हो आप कैसे, बोल करके। ठीक है, और इसका आपको मध्य स्वर का पता हमेशा करना है किससे, श्रेष्ठता से। ठीक है, तो पश्च स्वर अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार 10-15 सेकंड इसको बैक करके दोबारा से सुन सकते हैं हमने क्या क्या कहा है। इसके बाद है मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो बेटा अब हमें मुख द्वार खोलने के आधार पर देखना है। तो देखिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है मुख द्वार खुलने के आधार पर। सबसे पहला है हमारा विवृत स्वर, फिर अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो विवृत स्वर, अब देखिए यहाँ पर वी है और साथ में व्रत है, तो हम इसको लॉजिक से बता रहे हैं, इसके अर्थ से हमें संबंध अधिकतर नहीं रखना है। वी मतलब हम यहाँ पर विशाल समझ सकते हैं, व्रत मतलब हम गोल समझ सकते हैं। यानी कि जब आपका मुख विशाल गोल बन जाए, मतलब ऐसा वर्ण होगा, कोई ऐसा स्वर होगा जिसको बोलने में आपका मुख जो है वो बहुत ज़्यादा खुल जाए, तो आप कई बार आपने देखा होगा डेंटल हॉस्पिटल के पास जाते डेंटल जो डॉक्टर होते हैं उनके पास हम जाते हैं तो वो हमेशा यही वर्ण बोलने के लिए कहते हैं। अब ये वर्ण क्यों बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख द्वार जो है वो बहुत ज़्यादा खुलता है। तो ये आपका विवृत स्वर हो जाएगा कौन सा, बड़ा आ। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा सीखना है कौन सा, संवृत स्वर। और संवृत स्वर में जो है वो लगभग संवृत का जो अर्थ होता है वो होता है लगभग बंद होना। संवृत का अर्थ क्या होता है, बंद। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कि लगभग हमारा जो मुंह है वो बंद रहेगा। तो आप इनको बोल करके याद करना। ठीक है, बोल करके ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, ऐसे याद करोगे तो संवृत स्वर आपको याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें मुंह जो है वो हमारा नाम मात्र के लिए खुलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अर्ध संवृत पर। किस पर आते हैं, अर्ध संवृत पर। तो अर्ध संवृत यानी आधा और संवृत यानी कि लगभग बंद रहेगा, आधा मुख बंद रहेगा, ऐसे स्वर हमें देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ए और ओ। अब चूंकि ये जो औ है और ये ओ है तो इसकी अपेक्षा, इस औ की अपेक्षा, जहाँ मैं ये एरो बना रहा हूँ ना, इसकी अपेक्षा ये तो आप बड़ा मान सकते हो ना। वैसे बड़ा इससे नहीं होता है, इनमें छोटे और बड़े का कोई अंतर नहीं है बेटा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो ओ है ये आधा होगा और यहाँ पर ये विवृत है, यानी कि यहाँ खुलने की बात हो रही है। तो अर्ध बंद होने यानी आधा बंद होने के लिए हम इन 2 वर्णों को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 वर्गों में स्वरों को बांटा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओंठों की स्थिति के आधार पर। अरे भैया, ओंठों की स्थिति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है, जैसे वृतमुखी और आवृतमुखी। अब यहाँ पर देखो व्रत लिखा है, मतलब यहाँ तो गोल बनना है। यहाँ पर आवृत है, आ मतलब नहीं और वृत मतलब गोल। लेकिन क्या गोल, किसको गोल बनाना है, तो ओंठों को गोल बनाना है। तो इसको तो आप बोल करके सीख सकते हो।
जिन ध्वनियों को बोलने में या जिन स्वरों को बोलने में आपके ओंठ की आकृति गोल हो जाएगी वो हमारे वृत्तमुखी होंगे। बोल करके टेस्ट कर लीजिए एक बार। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक, गोल हो रहा है हमारा मुख, यानी ये वृत्तमुखी है। अब हमने वृत्तमुखी सीख लिए, तो आवृत्तमुखी सीखने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके केवल 2 पक्ष हैं। अगर हमने आधे सीख लिए तो नेक्स्ट में आधे तो ऑटोमेटिक ही जाने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ेंगे। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर हमें पढ़ना है। और अब देखिए हमें पढ़ना है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इनको हम कैसे सीखेंगे, तो ध्यान रखना, मैं इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको हर शब्द प्रश्न में चाहिए कि जो शब्द हैं उनका अर्थ आप महसूस करें या उनका अर्थ जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर लिखा है निर्नुनासिक, यानी पहले निर उपसर्ग है फिर अनुनासिक है। तो अनुनासिक का मतलब होता है नाक से, नासिक मतलब नाक, अनु मतलब बाद में, और निर मतलब होता है नहीं। यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलते समय बात में नाक से वायु ना निकले तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक। इन्हीं को हम मौखिक स्वर भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने भी आपके 11 हैं ये पूरे के पूरे निर्नुनासिक होते हैं। अब अनुनासिक कौन से होते हैं, तो जब आप किसी भी स्वर पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वह हमारा अनुनासिक स्वर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है घोषत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर स्वर। तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष, लेकिन यहाँ पर सभी को सघोष वर्ग में ही रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे स्वर हैं उन सभी को हम सघोष कहते हैं। अब सघोष होता क्या है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सा और 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक है घोष। तो घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, यानी कि ऐसे स्वर, सा मतलब क्या होता है बेटा, साथ में। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कंपन भी साथ में हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष, और जिनमें कंपन ना हो उन्हें कहते हैं अघोष। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्राण तत्व के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण होता है। अब प्राण तत्व मतलब क्या है, तो देखिए प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान तरीका है। पहला है अल्प प्राण। अल्प मतलब कम, प्राण मीन्स वायु, यानी कम वायु निकले, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम वायु निकले तो वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, यानी अधिक वायु निकले तो उन्हें हम कहते हैं महाप्राण स्वर। तो यहाँ पर सभी के सभी जो हमारे स्वर हैं उन्हें हम अल्प प्राण वर्ग में रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ और स्वर, यानी कंठ स्वर। तो देखिए कंठ स्वर भी होते हैं। तो कंठ स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। तो कंठ स्वर में आता है छोटा आ और बड़ा आ। इसके बाद तालव्य स्वर भी होते हैं। कौन से स्वर बेटा, तालव्य स्वर। तो तालव्य स्वर में आता है छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, मूर्धन्य स्वर में आता है आपका केवल री, और इसके बाद ओष्ठ स्वर में आता है आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं और भी स्वर अभी हमारे जो रह गए हैं। कंठ प्लस ओष्ठ स्वर, जिनको हम कंठोष्ठ स्वर भी कह सकते हैं, उसमें होता है आपका ओ और औ। अब इनको कंठोष्ठ क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये आ से मिला है और ऊ से मिला है। अब जो छोटा आ है वो तो कंठ स्वर है और छोटा ऊ है वो ओष्ठ स्वर है। तो ये कौन सा होने वाला है, तो ये हमारा कंठोष्ठ स्वर होने वाला है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से औ का भी है कंठ तालव्य स्वर। अब कंठ तालव्य स्वर देख लीजिए। तो कंठ तालव्य स्वर जो होते हैं वो ए होते हैं और आय होते हैं। इसमें क्या है कि जो छोटा आ है वो कंठ से बोला जाता है और छोटी ई है वो तालु से, और इन्हीं दोनों को मिलाने से ए बनता है। तो इसका उच्चारण कंठ तालव्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आय का भी संबंध है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए समझ में आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बढ़िया जानकारी है मेरे हिसाब से। बाकी आपको कैसी लग रही है ये आप जान रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से अब आपको प्रश्न लगाने हैं, और 3 प्रश्न हम पहले कर चुके थे। इसके बाद ये हमारा चौथा प्रश्न है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी छात्रों से निवेदन है, सभी भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को एक पर्सन को जरूर शेयर करें। हम देखिए किसी भी वीडियो में आपसे शेयर करने के लिए नहीं कहते हैं, इस वीडियो को जरूर एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न पर। और निम्न में से कंठ स्वर हैं, बताना है आपको कंठ स्वर कौन सा है। अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो कंठ स्वर है वो है छोटा आ। क्या है? छोटा आ, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प नंबर सही है वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से आवृतमुखी स्वर है। आवृतमुखी हमने आपको बताए भी हैं, अगर आपको ध्यान हो तो चलिए बताएं फटाफट यहाँ पर आवृतमुखी स्वर कौन से हैं। यानी कि जिसमें हमारी जो ओष्ठ हैं, जो हमारे ओंठ हैं वो वृत्त नहीं बनाते हैं। तो ऊ पढ़ोगे तो वृत्त बनेगा, ओ पढ़ोगे तो ओंठ वृत्त बनाएंगे, बड़ा ऊ पढ़ोगे तो भी वृत्त बनेगा, लेकिन ए पढ़ने पर वृत्त नहीं बन रहा है, यानी इसे ही हम कहेंगे आवृतमुखी। यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से अयोगवाह्य वर्ण कौन सा है? तो अयोगवाह्य वर्ण में आपको बता देता हूं बेटा। देखिए जो 11 हमारे स्वर हैं उनके अलावा 2 और ऐसे वर्ण हैं, कौन से? अंग और आहा, जिनको हम अयोगवाह्य की श्रेणी में रखते हैं। और ये हमारे क्या हैं? दोनों। यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे तो इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं। और इसको हम विसर्ग नाम से भी जानते हैं, इसको हम विसर्ग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है। यहाँ पर आपको मूल स्वर बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा, निम्न में से शहीद वर्ण कौन सा है? तो शहीद वर्ण भी हमने आपको बता दिया था, और इसका भी हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसका आप जवाब हमें कमेंट में जरूर दें, 7वें और 8वें नंबर का, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 कि श्रुति का प्रथमाक्षर कौन सा है? श्रुति का प्रथमाक्षर कौन सा है? तो यहाँ पर भी जो हमारा सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि छोटा आ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्वरों से संबंधित कुछ जानकारी थी। अब हम बता दें आपको थोड़ा सा कि कृपया हमारे वीडियो को शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जो छात्र हमारे आसपास के हैं, पलेरा से हैं, टीकमगढ़ में एक पलेरा तहसील है वहाँ से हैं, तो आप वर्ग 1 वर्ग 2 हिंदी पढ़ना चाहते हैं, MPSI के लिए हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, पता है TBS एजेंसी के सामने पलेरा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख करके अपनी सहमति जरूर दर्ज करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।